अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। नून लीग के कायद को जितनी तेजी से रिलीफ मिल रहा है उससे ये तासुर पैदा हो रहा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का पहला मकसद सिर्फ पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाना नहीं बल्कि खुद इंतखाबी रेस का हिस्सा बनकर वजारत उस्मा का उम्मीदवार बनना है। चौथी बार इस मुल्क का वजीर आजम बनना है। और नैब जो कल तक नवाज शरीफ को किसी भी तरह सजा दिलवाने में मसरूफ था, वो अब आए रोज पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है और हर केस की समाअत के दौरान नवाज शरीफ के लिए आसानी पैदा करने की कोशिशें कर रहा है और वाज़ेह कर रहा है कि इदारे को नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार नहीं है। आज नैब ने नवाज शरीफ की सजा मौतली की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर भी कोई एतराज़ नहीं किया, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में सजा मौतली की अपीलें बहाल कर दी हैं। यानी जिन दो केसेस में नवाज शरीफ को सजा हो चुकी है, उन सजाओं के खिलाफ जल्द फैसला आने के आसार नजर आ रहे हैं और नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले सजाओं से बरी करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। समाअत के आगाज़ पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत से कहा कि अपीलों को बहाल करेंगे तो फिर मेरिट्स पर दलाइल सुनकर फैसला करना होगा। तासुर दिया गया कि जैसे नैब ने सरेंडर कर दिया है, मगर ऐसी सूरत हाल नहीं है। प्रोसिक्यूटर की तो ड्यूटी है कि वो आला मयार की प्रोसिक्यूशन करे। प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी है कि कोई शहादत मुल्जिम के हक में भी जाए तो उसे भी ना छुपाए। इस अदालत ने ऑब्जर्व किया था कि जब इश्तिहारी सरेंडर करे तो कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। प्रोसिक्यूटर को मुल्जिम के लिए मुतासिब नहीं होना चाहिए। हमें नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं है। इश्तिहारी ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है तो उनकी अपील बहाल होनी चाहिए। जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि क्या आप नवाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत की जजमेंट के हक में दलाइल देंगे, जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि पहले मरहले में हम अपीलें बहाल करने पर एतराज़ नहीं करेंगे। अपीलें बहाल हो गई तो शवाहिद का जायजा लेकर अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि क्या आप अपील कुरंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि इस बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने फिर से सवाल किया कि आपसे बतौर अदालती मुआविन पूछ रहे हैं कि अपील बहाल हुई तो जमानत का स्टेटस क्या होगा। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि आप अपील कुरंदा नवाज शरीफ से दोबारा जमानती मचल के ले लें। इस दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि मेरा ख्याल है कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले ली है। जिस पर नवाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपीलें बहाल हो जाएं तो हिफाजती जमानत की दरख्वास्त तो गैर मौसर हो जाएगी। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अभी हम देखते हैं कि क्या फैसला करना है। जिसके बाद अदालत ने महफूज फैसला सुनाकर नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी और फिर ये तफसीलात सामने आई कि नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत से मुताल्लिक तहरीरी फैसले में बताया जाएगा। लेकिन अब तक अदालत का तहरीरी फैसला सामने नहीं आया है और अहम बात यह है कि नवाज शरीफ के खिलाफ एवन फील्ड और अल अजीज़िया केस नैब के वो रेफरेंसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हुकूम पर नैब ने दायर किए थे। इन केसेस में नवाज शरीफ को सजा तो एहतसाब अदालत ने दी थी, लेकिन केसेस की बुनियाद सुप्रीम कोर्ट ने रखी थी और इन केसेस की निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने मॉनिटरिंग जज की हैसियत से की थी। लेकिन इन केसेस से पहले और बाद में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिनसे वाज़ेह हो गया था कि एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया किसी भी तरह नवाज शरीफ को 2018 के इलेक्शन से पहले सज़ा दिलवाना चाहते थे और बाद में उन पर सियासत के दरवाजे बंद करना चाहते थे। इमरान खान को सादिक अमीन का सर्टिफिकेट देकर वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे और बाद में इस चीज़ की गवाही खुद अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से आई। एक बार नहीं बल्कि बार बार आई। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, सज़ा देने वाले जज अरशद मलिक और ख़ुद जनरल बाजवा सब कुछ बता चुके हैं, मगर अब मामला इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ की दोबारा वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार की जा रही है और इमरान खान के लिए अगले इलेक्शन के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन की तारीख पर सवाल अपनी जगह बरकरार है। कल सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से जब प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने पूछा कि क्या उन्हें यकीन है कि जनवरी में इंतखाबात हो जाएंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें यकीन नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से मुनासिब फैसला आएगा। और इस पर आज इलेक्शन कमीशन ने रद्द-ए-अमल देते हुए अपना एलामिया जारी किया है कि गुज़िश्ता रोज़ मोहतरम सदर मुमलिकत के इलेक्शन के इनेकाद के बारे में तबसरे की वजह से ये तासुर गया है कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस तासुर को ज़ायल करने के लिए इसकी पुरजोर तरदीद करता है कि इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान है। इस सिलसिले में कमीशन पहले ही पोजीशन वाज़ेह कर चुका है। एलामे के मुताबिक हल्का बंदी का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और एतराज़ात दायर करने का दूसरा मरहला कल यानी 27 अक्टूबर को मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद इब्तदाई हल्का बंदी पर एतराज़ात की समाअत इलेक्शन कमीशन 30 से 31 अक्टूबर से शुरू करेगा और 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया कर देगा और हल्का बंदी की हतमी इशाअत के बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें किसी किस्म का इबहाम नहीं है
यानी इलेक्शन कमीशन अब तक जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने के लिए पुरुमीद है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं और उसके बाद आपके सामने रखेंगे कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब के साथ ये हुआ अदालतों में, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब के केसेस में क्या हुआ इसी अदालत में। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। मियां साहब वापस आ गए, ज़ाहिर है आप उनके साथ साथ हैं। आज की जो डेवलपमेंट है, उनकी अपीलें बहाल भी हो गई और जितनी तेज़ी से मामला चल रहा है, पहले तो ये तासुर था कि नवाज शरीफ पार्टी को इलेक्शन लड़वाने के लिए आ रहे हैं, मगर क्या नवाज शरीफ खुद वजीर आजम बनने के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? क्या वो ये देख रहे हैं कि ये सजाएं उनकी ख़त्म होंगी और उसके बाद वो खुद चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये मियाँ साहब जो हैं डेफिनेटली हमारे पीएम के कैंडिडेट होंगे। अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, चौथी दफ़ा ज़रूर होंगे हमारे कैंडिडेट, इसमें कोई शक नहीं है। वो लड़वाने नहीं, वो लड़वाने भी आए हैं, मेनली लड़वाने भी आए, लेकिन ख़ुद भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और जिस तरह हमें आज रिलीफ मिली है कोर्ट से, तो मेरा ख्याल है कि उनकी जो बाकी भी मुश्किलात जो हैं, जो हर्डल्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है दूर हो जाएंगे। मगर ख्वाजा साहब, आपके जो छोटे भाई हैं वो अब एक दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं और शरीफ ख़ानदान की रिवायत है कि वो आमतौर पर लंबे टाइम के लिए पंजाब की वज़ारत आला किसी को देते नहीं है और को, तो क्या शहबाज शरीफ वापस वज़ीर आला बनेंगे या हमज़ा और फिर मरियम में कॉन्टेस्ट होगा? अगर आप लोग इलेक्शन जीतते हैं, ये क्या होगा फिर, या ख़ानदान के अंदर एक अलग मामला चलेगा फिर? ये मैं स्पेकुलेट मैं नहीं करूंगा शाहजेब इसके ऊपर, लेकिन मेरा ख्याल है कि माजी में भी इस किस्म के वो मराहल आए और वो तय कर लिया गया कि भाई आपको पता है बड़ी क्लोज नेट फैमिली है मियाँ नवाज शरीफ की जो है, they settle their problems or they settle their issues very amicably within the house or within the family। तो ये कोई इतना बड़ी बात नहीं है। और जिस तरह सारी फैमिली ने, जिसमें मरियम है, हमजा है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हैं, उन सब ने मिलकर ये जंग लड़ी है। तो इसलिए ये होना कि वो आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, तो वो क्वालिफिकेशन हो या डिस्क्वालिफिकेशन हो, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन उनकी ये है कि उन्होंने ये मिल के जंग लड़ी है। और इस जंग में जो है उस सारे ख़ानदान में इन चारों जो पर्सनैलिटीज़ जो हैं, मरियम, हमजा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो है, वो उनकी कुर्बानियाँ जो है ना, वो मेरा ख्याल है वर्करों से आगे रही हैं। पहले होता था कि वर्कर कुर्बानी देते थे, लीडर जो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल लीड किया और उस दौरान जो है इन ए पर्सनल सेंस एंड उन्होंने सदमात भी उठाए, बड़ी बड़ी आजमाइश से गुजरे। तो मेरे नहीं ख्याल कि ये कन्फ्रंटेशन होगी या कोई इस किस्म की कोई ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी वक्त के साथ। मगर ख्वाजा साहब, एक बहुत बड़ा मसला ये हो गया कि पहले ये तासुर था कि बतौर वजीर आज़म जो क्वार्टर्स हैं उन्हें नवाज शरीफ एक्सेप्टेबल नहीं है। ज़ाहिर एक बहुत बड़ा प्लान था, उसमें नवाज शरीफ को बाहर करना, इमरान खान को लाना, एक पूरा होमवर्क था। जनरल पाशा, जनरल रहील इस्लाम, ये सारा का सारा ये अचानक हुआ क्या है? क्योंकि लाडला प्लस अब पीपल्स पार्टी कह रही है, समझौते का इल्ज़ाम लगा रही है, तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है, हर तरीके से तरफ से इल्ज़ाम लग रहे हैं। ये इतना बड़ा समझौता कैसे हुआ है? दूसरी तरफ बदल गई है या नवाज शरीफ साहब बदल गए हैं? शाहजेब, मैं आपने जो पुराने नाम लिए हैं विदाउट नेमिंग देम, और मैं वो नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो सारे के सारे लोग जो है वो अब एक तारीख का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने जो तजर्बात किए, उनकी कौम ने, मुल्क ने जो है बेशुमार कीमत अदा की है। मेरा ख्याल है, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, वो मगर ख्वाजा साहब, आप मिसाल भी दीजिएगा दोबारा। मगर जब आप ये कहें, जिस तरह ये लोग तारीख का हिस्सा हैं, उस तरीके से आपकी पार्लियामेंट के फ्लोर पर तकारीर भी तारीख का हिस्सा हैं। मगर जब आप भी कहें मैं नाम नहीं लूंगा, तो इसका मतलब है मियां नवाज शरीफ ही नहीं, पूरी पार्टी बदल गई है। मैं नाम ले लेता हूँ ना, आप बिल्कुल, ये मैं नाम लेता हूँ। आपने नाम लिया है, जनरल पाशा का नाम लिया है, बाकी लोगों का नाम लिया है, मैं सबका नाम ले लेता हूँ जिन लोगों ने इसमें पार्ट प्ले किया। आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन टेकिंग नेम्स। क्यों? उनका नाम जो है वो तो हमारी माजी की जो गूंज है वो तो मेरा ख्याल है परमानेंटली हमें याद दिलाती रहेगी कि हमारे साथ क्या हुआ था। ये बिल्कुल मैंने इख्तिसार से काम लिया, इसलिए मैंने नाम नहीं लिए। लेकिन जनरल पाशा जो है वो
He's considered to be the father of this whole saga which started unfolding 2013 और 2012, और उसके बाद जो है वो और लोगों ने पकड़ लिया। जनरल ज़हीर थे उसमें, उसके बाद जनरल बाजवा आ गए, ये सारे लोग जो हैं उन्होंने एक इसमें फिर सवाल ये है कि ये इस वक्त जो सिनेरियो है और पोजीशन है, इट इज़ अबाउट अ प्रोजेक्ट गॉन रॉन्ग, और वो रॉन्ग इतना चला गया कि बिल्कुल ही रॉन्ग साइड पर जाके खड़ा हो गया। ये मसला उसका है कि इमरान खान साहब बहुत रॉन्ग साइड पे जाके खड़े हैं क्योंकि प्रोजेक्ट फेल हो गया, या ये मसला है कि नवाज शरीफ साहब राइट साइड पर आ गए हैं? आपको क्या लग रहा है, ये इसलिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है कि वो इतना रॉन्ग पे खड़े हैं, या आप लोग राइट पर खड़े हैं? नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि ये एक तो मैं जो आपने कहा ना कि मियां साहब के साथ ये हुआ, वो एक हो सकता है आपने पढ़ा हो, एमरसन के एसेज हैं, उसमें एक ऐसे है लॉ ऑफ कंपनसेशन का। तो ये कुदरत के निज़ाम में जो है कंपनसेशन की एक सिलसिला होता है। मैं समझता हूँ कि मियां साहब जो उनके साथ इस वक्त जो उनको डिविडेंड्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे कंपनसेशन है जो उनके साथ जो कुछ हुआ ओवर लास्ट 6-7 इयर्स, वो उसकी कंपनसेशन है। ये कुदरत की तरफ से आ रही है, ये कुदरत हालात पैदा कर रही है। दूसरी बात जो आपने दूसरा क्या अभी क्या दूसरा सवाल अभी किया था आपने, मतलब कि ज्यादा एक प्रोजेक्ट रॉन्ग होने की वजह से वो रॉन्ग साइड पर इतने हैं कि आप फिलहाल एक ऑप्शन बने हुए हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं होंगे, या फिर आपको लग रहा है आप बिल्कुल राइट साइड पर आ गए? मैं रॉन्ग साइड और राइट साइड जो है ना, मेरा ख्याल है कि ये कुछ मुद्दत के लिए, बल्कि परमानेंट बेसिस के ऊपर हमें, जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा है, उन्होंने बड़ी जिसको कहते हैं बगैर किसी इबहाम की ये बात की है कि सबको मिलके इन हालात के साथ को टैकल करना पड़ेगा, तमाम लोग मिलके बैठे हैं। उन्होंने पॉलिटिकल एलिमेंट्स को भी दावत दी है, उनका ही वेंट ऑल टू द एक्सटेंड के बाकी जो कंपोनेंट्स जो हैं वो भी मिलके बैठे हैं और हम ये इसके प्रॉब्लम। इसमें रॉन्ग साइड राइट साइड जो है, मेरा ख्याल है इस वक्त जो है ना, एवरीबॉडी हैज टू बी ऑन द राइट साइड, नोबडी शुड बी ऑन द रॉन्ग साइड। Everybody has to be on the right side. Otherwise ये जो ये खड्डे में जो फंस गई है ना गाड़ी, ये निकलेगी नहीं, सबको धक्का लगाना पड़ेगा। सब मगर इसमें मसला ये है कि ख्वार साहब, ज़ाहिर एक बड़ी रिकन्सिलिएटरी स्पीच थी मियां साहब की, उन्होंने कहा कि मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहता, ये सब चीज़ें, मगर दूसरी तरफ है उसे राइट साइड पर आने का मौका मिल नहीं रहा है क्योंकि वो पैगामात भेज रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, उन्हें जवाब मिल नहीं रहा है। तो क्या मियां साहब की रिकन्सिलिएशन इस हद तक है कि भाई मैं तो नहीं लूंगा बदला, बाकी आपका मसला था, आपने पैदा किया था, मुझे हटाने के लिए आप डील करते हैं तो करते रहें, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, ये चीज़ जो है, हम इस जो आप जो बात कह रहे हैं मुझे बिल्कुल उसकी समझ आ रही है, लेकिन अगर 4 साल में एक मौका मिला, मैं समझता हूँ कि जैसा भी तजर्बा था हमें उससे नुकसान हुआ, हमें उस पर इख्तलाफ है, शदीद इख्तलाफ है, लेकिन एक शख्स को मौका दिया गया, अगर वो फेल हुआ है तो उसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पहले तो उसकी अपनी बनती है। उसने क्या किया, आपके प्रोग्राम जो है उनकी गूंज भी जो है हर तरफ पिछले 5 साल की जो है इस वक्त भी सुनाई देती है। दूसरा ये जो लाए समवेयर ऑन द लाइन, ये इनकी जजमेंट जो है इमरान खान के मुताबिक गलत साबित हुई। अब मियां नवाज शरीफ वापस आए हैं तो आप कह रहे हैं कि हम राइट साइड पे आ गए हैं, हम रॉन्ग साइड पे नहीं रहे। मैं फिर उसको रिपीट करूंगा कि मियां नवाज शरीफ की स्पीच के तनाजर में वी ऑल हैव टू बी ऑन द राइट साइड, इसमें कोई रॉन्ग साइड पे जो है नहीं हो सकता। मियां नवाज शरीफ ने अगर पॉलिटिकल कुव्वतों को दावत दी है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें किसी एक्सेप्शन की ज़रूरत है। जो भी पार्लियामेंट में जो भी एलिमेंट्स आते हैं उन सबको मिलके एक कुव्वत होनी चाहिए। एक पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन हो गई, एस्टेब्लिशमेंट हो गई, अदलिया हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो गई, बाकी बिग बिजनेस और मीडिया भी उसमें शामिल कर ले। मैं ये बार बार ये बात कहता हूँ, अगर ये सारे राइट साइड पे हों, किसकी राइट साइड, आप या मेरी राइट साइड पे नहीं, इस मुल्क की राइट साइड पे हों, इस अपने वतन की राइट साइड पे हों, तो मेरे ख्याल सारी चीजें तय हो सकती हैं। किसी के पास इक़्तिदार आ जाता है, किसी से छीना जाता है, वो सारा प्रोसेस का हिस्सा है। और मगर ये आम बात है साहब, ज़ाहिर मगर आपने कहा कि एक चौथी दफ़ा वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे नवाज शरीफ साहब। इलेक्शन उस वक्त लड़ेंगे जब इलेक्शन की तारीख आएगी। पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम आपकी जमात पर यह भी लगा रही है कि इलेक्शन की तारीख भी आप लोगों की वजह से नहीं आ रही है, आप पुश भी नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी का आखिर का कह दिया। क्या इलेक्शन में फिलहाल आप समझते हैं कि अगर चले जाएं मार्च अप्रैल तक तो खैर है?
नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जो क्लोजर जो है ना इस कंट्रोवर्सी का, वो 10-15 रोज में जो है मेरा ख्याल है 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बुलाया है। मुझे उम्मीद है, लेट्स होप के ये 2 नवंबर को वो कोई ना कोई डेट वहां पे दे दें ताकि ये कंट्रोवर्सी जो है खत्म हो जाए। जहां तक पीपल्स पार्टी कह रही है या कोई और पार्टीज कह रही हैं, मैं पीटीआई का नहीं कहता, पीटीआई इस वक्त जो है वो उनकी जो नजरियात हैं या उनकी जो अप्रोच जो है वो डिफरेंट है, लेकिन जो बाकी जो हमारे हलीफ रहे हैं 14 महीने जो है वो ये बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वो सिर्फ इलेक्शन के लिए अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं, और इलेक्शन के करीब पार्टियां जो है, सियासी पार्टियां इस किस्म की पोजीशनिंग करते हैं, और उससे कोई नेगेटिव जो है मेरा ख्याल है इंप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। मगर वो ठीक है ख्वाजा साहब, आप खुद भी कन्विंस्ड हैं इस बात पर एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन के तौर पर, और मुल्क के हालात आपने देखे हुए हैं कि अब हल फौरी इलेक्शन ही है 2 नवंबर को। एक तो सुप्रीम कोर्ट, फिर 2 नवंबर को आईएमएफ भी आ रहा है, और ये इतलात है कि आईएमएफ ने ये कहा है कि जी 9 मंथ का प्रोग्राम था, तो ये बात उनकी तरफ से कही जाएगी कि आप 9 महीने के अंदर अंदर आपने इलेक्शन कराने थे तो इलेक्शन हो। आप समझते हैं कि फौरी इलेक्शन ही हल है कि अब ये हो जाए बस इलेक्शन? बिल्कुल सही है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि इलेक्शन जो है वो हल है। इलेक्शन के बाद जो है ये गुमगू की कैफियत ख़त्म हो जाएगी। जो भी पार्टीज आती हैं वो मिलके उसमें एक ग्रैंड डायलॉग हो सकता है, जो मैं असेंबली के फ्लोर पे भी कहता रहा हूँ, हमारे दूसरे दोस्त भी कहते रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी इसकी बात करती हैं। एक ग्रैंड डायलॉग हो जाए और उसमें जो है ये सारे का सारा जो एजेंडा, जो इकोनॉमी है, मेन एजेंडा तो इकोनॉमी है, ये दहशतगर्दी है जो इस वक्त बड़ी एक रैम्पेंट है ऑल ओवर पाकिस्तान, खुसूसन केपी में और बलूचिस्तान के अंदर। ये 2 इशू 2013 में भी थे, और उस वक्त भी जो है मियां नवाज शरीफ ने इनका हल ढूंढा, और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि अल्लाह ताला मेहरबानी करे, मियां नवाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म दोबारा बनता है तो ये इसका जरूर हल ढूंढा जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह मियां साहब ने ऑफर की है, उस ऑफर को परसू करना चाहिए, और एक इलेक्शन के फौरन बाद जो है एक ग्रैंड डायलॉग जरूर होना चाहिए जिसपे इकोनॉमी और दहशतगर्दी और हमारे फॉरेन रिलेशनशिप भी जो है हमारे हमसायों के साथ, खुसूसन अफगानिस्तान के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, उसको हमें मौजूद बहस पर लाना चाहिए। अच्छा, मियां साहब के 90 की दिहाई में एक दफ़ा जो मामलात ख़राब हुए वो उससे हुए, हम बहुत करीब जा रहे थे, वाजपेयी आ गए थे, शायद खित्ता अलग होता, कू हो गया, फिर वो दोबारा कुछ ना कुछ करना चाहे, जरदारी साहब ने भी कोशिश की, हमने देखा कि फिर मामलात कैसे ख़राब हुए, फिर नवाज शरीफ साहब करीब आ रहे थे, मोदी खुद चल के आए थे, मगर फिर देखें आप क्या हुआ और किस किस्म के इल्ज़ामात हुए। फिर इस रोड पर आप जा रहे हैं तो आपको यकीन है कि फिर उसी तरफ नहीं हो रहा होगा, फिर गद्दारी के इल्ज़ामात और फिर ये सब नहीं होगा, या दूसरी तरफ भी रियलाइजेशन है आपके ख्याल में? मुझे जो वाजपेयी के वक्त हुआ या 90 की दहाई के में जो कुछ हुआ, उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने भी ये कोशिश की, आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ ने अटेम्प्ट की जो है 2-3 जगह उन्होंने इंटरनेशनल लोकेशंस पे ये अटेम्प्ट की कि कोई सिलसिला निकल आए जो है। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि इस वक्त हिंदुस्तान में एक बड़ी मुतशद्दिद हुकूमत है इसकी मोदी की, मुतशद्दिद ज़हनियत है उनकी, मिनॉरिटीज़ वहाँ पे इस वक्त सेफ नहीं है, खुल खुला के वो जो है इस वक्त जो है एक और टेररिस्ट जो है रजीम की, इजराइल की, वो हमायत कर रहे हैं, खुद भी वो टेरराइज कर रहे हैं वहाँ पे मिनॉरिटीज़ को, और उस कत्लेआम की भी हमायत कर रहे हैं। तो इसमें जो है वील हैव टू थिंक अबाउट इट कि हमने कोई इनिशिएटिव लेना है या नहीं लेना। अगर कोई सिचुएशन जो है 90 की दहाई वाली होती या उसके बाद वाली होती तो परहैप्स जरा अप्रोच जो है आसान हो जाती, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर और जिस तरह वो लाइन अप हुए हैं इजराइल के साथ, जो है हमारे लिए ये थोड़ी सी बात जो है ना, तो ये बातें तो सारी मियां साहब के जहन में होंगी, फिर भी अपनी कम बैक स्पीच जो कि बहुत बड़ी स्पीच थी उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर उसके हमसायों से ताल्लुकात बेहतर ना हो, तो फिर वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे? ये एक बात जो है शाहजेब आप एग्री करेंगे मेरे साथ, ये तो एक बात जो है सेटल्ड है, तारीखी तौर पे सेटल्ड है कि आपके रीजन में अगर अमन होगा तो आपको ठंडी हवा उसकी जरूर आएगी, आपको उसके डिविडेंड जरूर मिलेंगे। लेकिन इन हालात में हमारे रीजन के अंदर जो है अमन होना, जबकि वो उसका स्टेटस चेंज किया हुआ है, कश्मीर का उन्होंने स्टेटस चेंज किया हुआ है, को बहुत बड़े इनिशिएटिव की जरूरत है।
हिंदुस्तान की तरफ से, अगर वो इस खित्ते में हालात जो है ठीक करना चाहते हैं। साहब, और फिर मुझे ये बताइएगा कि एक और, जब नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं बदला लेने नहीं आया हूं, आप लोगों ने देख लिया और भुगत के देख लिया नैब ने क्या किया आप लोगों के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ किया, सबके साथ किया। एक वक्त था कि नवाज शरीफ साहब से मरीम नवाज साहिबा मिलने जाती थी तो नैब मेक श्योर करता था कि उनके सामने जेल में गिरफ्तार करे मरीम नवाज साहिबा को। और अब आज एक वक्त है कि नैब चीख चीख के अदालत को कह रहा है कि हमारी ना गिरफ्तारी की नीयत है और पीछे हटता जा रहा है। मगर ये नैब कभी भी बदल सकता है, इसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। कम से कम ये नैब बंद कर देंगे आप लोग अगर आप हुकूमत में आए? मेरा ख्याल है शाहजेब के इसके मुतल्लिक जो है कंसेंसस जरूर क्रिएट होना चाहिए। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि देखें 1947-48 में एंटी करप्शन का महकमा बना, 70 की दहाई में FIA बनी। ये सारे एक ही मकसद के लिए ये बनाए गए अदारे जो हैं। और उसके बाद जो है 16 नवंबर 1999 को ये नैब जो है जनरल मुशर्रफ साहब ने जो है उन्होंने ये इसकी तश्कील की जो है। तो मैं समझता हूँ कि इसने कोई रिजल्ट नहीं दिए। हमारे मुल्क में जो है करप्शन जो है वो इतनी रैम्पेंट हो गई है कि हर इस अटेम्प्ट के बाद जो है ना, बल्कि आपने एक लेयर क्रिएट कर दी है कि लोग पैसे खाएं। क्योंकि एहतसाब का इदारा नहीं है ख्वाजा साहब, ये तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है और बार बार साबित हुआ है। ये एहतसाब का अदारा नहीं है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का अदारा है जो पिछले 22-23 साल में जो इस इदारा लगा है। मेरा ख्याल है कि ये एक कंसेंसस जरूर होनी चाहिए इसके ऊपर कि इसका क्या फ्यूचर होना चाहिए। और मुल्क में जो है अकाउंटेबिलिटी की जो लेयर्स जो हैं वो 1 की ज़रूरत है, हमें 2 की ज़रूरत है, 3 की ज़रूरत है या 4 की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है आप जितनी लेयर जो है क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा जो है करप्शन को जो है फ़रोग देंगे। लोग जो है दिन दहाड़े आज भी रिश्वत पकड़ रहे हैं, बेशुमार डाके डाल रहे हैं, यानी बेशुमार इश्यूज हैं मतलब जो बॉदर करते हैं, मुझे भी बॉदर करते हैं। मैं आपको बताऊं, मतलब मैंने आज एक जगह बात की है कि अदलिया को, हम बैठे हुए थे हाई कोर्ट में, मैं कहा अदलिया को एक लिस्ट पब्लिश करनी चाहिए कि हमारे पास इस वक्त स्टे ऑर्डर्स कितने हैं और उनकी स्टे ऑर्डर्स की मुद्दत कितनी होगी हुई है और उनमें अमाउंट्स कितनी इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से ऑफेंस इन्वॉल्व हैं, कौन कौन उसके बेनिफिशरी हैं स्टे ऑर्डर्स के, ताकि पता लग जाए लोगों को क्या है। 2670 अरब रुपए के केसेस तो सिर्फ FIR के हैं। आपका ख्याल है बगैर करप्शन के ही सारा कुछ हो रहा है? पूरे सिस्टम को ठीक होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है क्योंकि उनके खिलाफ इस वक्त सबसे अहम केस साइफर केस है और इस केस के हवाले से कल का दिन बहुत अहम होगा क्योंकि कल इस केस में ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म आयद होने के बाद पहली समाअत होने जा रही है, जबकि कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस को खारिज करने और इमरान खान को इस केस में ज़मानत देने की दरख्वास्त पर अपना गुज़िश्ता हफ्ते का महफूज फैसला सुनाएगी। जबकि आज इमरान खान की इसी केस में तीसरी दरख्वास्त पर समाअत हुई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत से कहा कि मुझे 10 दिन लगे जमानत के केस में दलाइल देने में, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मुझे भी इसी वजह से 10 दिन लगे। मैंने आपको कहा था कि इस किस्म का मामला पहली दफ़ा सामने आया है, दोनों तरफ से अच्छे तरीके से दलाइल दिए गए थे, इसलिए मुझे भी वक्त लग रहा है। इस पर सलमान सफदर ने कहा कि साइफर केस में चालान की कॉपीज तकसीम होने के बाद 6 दिन बाद इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। वो साइफर जिसका इल्ज़ाम लगाया गया था वो ना तो चालान का हिस्सा है और ना ही फाइल का हिस्सा है। ज़रूरी है कि अदालत अब इसमें मुदाखलत करे। इल्ज़ाम था कि साइफर के अल्फाज तब्दील किए गए हैं, अब ना तो तब्दील शुदा साइफर और ना ही असल साइफर हमें फराहम किया गया है। इस हवाले से अदालती फैसले भी मौजूद हैं। जल्दी में जज साहब ने चार्ज फ्रेम कर दिया, हमने आपको ही बताना है कि जज साहिब प्रोसेस को तो फॉलो कर लें। समाअत के दौरान इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने साइफर केस में ट्रायल रोकने की इस्तदा की और कहा कि कल ट्रायल कोर्ट को गवाहों का बयान रिकॉर्ड करने से रोका जाए, लेकिन अदालत ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि इमरान खान को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। जबकि इसी केस से मुताल्लिक कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस खारिज करने और उसमें ज़मानत का महफूज फैसला सुनाया जाएगा जो 17 अक्टूबर को महफूज किया गया था। ये अहम बात है क्योंकि इमरान खान के वकला साइफर केस में ट्रायल के दौरान ही उनकी इस केस में ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर चुके थे और साथ ही अदालत से मुसलसल इस्तदा कर रहे थे कि वो इस केस में चार्ज फ्रेम होने से पहले ज़मानत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाए। लेकिन इसी दौरान
ट्रायल कोर्ट में साइफर केस का ट्रायल चलता रहा और फिर पीर को ही इस केस में इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई और कल इस केस में गवाहान को पेश होने का कहा गया था। और अब कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइफर केस के अखराज की दरख्वास्त और इस केस में इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाएगी। देखते हैं कि इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है, क्या होगा, क्या होने जा रहा है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब सिर्फ इलेक्शन लड़वाने के लिए नहीं आए हैं पार्टी को, बल्कि खुद इलेक्शन लड़कर चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए आए हैं। हमारे साथ आसमा शराजी साहिबा और मंसूर अली खान साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आसमा शराजी साहिबा, आपको लग रहा है कि जितनी तेज़ी से मामला जा रहे हैं वाकई ये तो बरियत की तरफ मामला जा रहा है और नवाज शरीफ साहब वाकई अगला इलेक्शन लड़ रहे होंगे? जी बिल्कुल लगता है ऐसे ही है। और देखिए वक्त जो है वो किस तरह उसका पहिया घूमता है। कल उनको सज़ाएं देने के लिए बहुत तेज़ी थी और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट खुद बेंच बना रही थी, मॉनिटरिंग जज लगा रही थी और पता नहीं क्या क्या कुछ कर रही थी। और आज उनकी सज़ाओं को घुमाने के लिए वापस और अंडू करने के लिए और डिलीट करने के लिए जो है वो सिस्टम अपना काम कर रहा है। मैं किसी तौर पे भी पाकिस्तान की अदालतों को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा रही, लेकिन नैब के अंदर भी मामलात हैं और नैब की जो आपने आज भी उनका स्टेटमेंट देखा, उन्होंने गो कि ये बात कही कि ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि हम किसी को रिलीफ दे रहे हैं या इस तरह से कर रहे हैं, मगर तरमीम का जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने बाकी प्रोसेस की बात की। लेकिन जाहिर है कि जो भी इस वक्त परसेप्शन है वो परसेप्शन को अगर देखा जाए तो वो कुछ और है। ये अलग बात है कि अपीलों की बहाली या जो भी सारा सिस्टम था या उससे पहले डील का तासुर और उस तासुर के बाद से जो मामलात आगे बढ़े हैं तो एक ये तासुर मजबूत होता दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो डील के साथ आई है। अगर इसको अदालती सतह पर देखा जाए तो शायद नवाज शरीफ साहब को उनका जो ड्यू प्रोसेस है उसके तहत रिलीफ मिल रहा है, लेकिन जब वो पाकिस्तान आए और जिस तरह से उनके साथ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसेप्शन उनको दिया गया रियासती इदारों की तरफ से या लोगों की तरफ से, उससे ये तासुर बहुत मजबूत हुआ है कि सब कुछ अब जो है वो ठीक हो जाएगा। अब इसको मजाला कहें या मदावा कहें या इसको समझौता कहें या डील कहें या ढील कहें, जो कुछ भी कहें, लेकिन आपको याद होगा कि पाकिस्तान में अब से कुछ 6 साल पहले या 7 साल पहले 2016 के अंदर यही नवाज शरीफ साहब थे। इनके खिलाफ जिस तरह से अदालतें काम कर रही थी, JIT जिस तरह से बन रही थी, मॉनिटरिंग जज जैसे लगाए जा रहे थे, नैब का रद्द-ए-अमल क्या था, यही जज बशीर थे, यही इनकी अदालतें थी। तो जाहिर है कि वक्त गुजरते जो है वो देर नहीं लगती और पाकिस्तान के अंदर हालात बदलते भी देर नहीं लगती। आज जो कटहरे में है कल को हो सकता है कि वो सुरखरू हो और जो सुरखरू है वो कटहरे में हो, लेकिन जो निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर बहरहाल सवालात जो हैं वो उठते रहेंगे, बिल्कुल उठते रहेंगे। और मंसूर, आपने देख ही रहे हैं किस तरीके से वक्त बदला है। नून लीग के अंदर एक एतमाद है, एक तो ये कि जी नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ेंगे भी जीतेंगे भी, एक तो वो ये बात कर रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं हमारा वोटर सपोर्टर जो है, ये जो बात होती है कि जी समझौते का इल्ज़ाम लगना, बयानिए का इल्ज़ाम लगना बदलने का या फिर डील का, वो कह रहे हैं हम बड़ा मुतमईन हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, जलसा हुआ है, तकरीर उन्होंने की है, नहीं फ़र्क पड़ता इस बात से कि समझौते का इल्ज़ाम लगे या कुछ भी लगे, एज लॉन्ग एज हमारी पार्टी इलेक्शन जीतती हुई नजर आ रही हो। आपको लग रहा है ये दुरुस्त कॉन्फिडेंस है उनका इस वक्त? शाहजेब साहब, बात परसेप्शन की अगर की जाए तो परसेप्शन जो है वो कभी भी किसी सियासी जमात के वर्करों का तब्दील नहीं होता। अगर तो कोई ये समझता है कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह के वापस आने से मुस्लिम लीग नून का जो वोटर चला गया था शायद वो वापस आ जाएगा, नहीं, मेरा नहीं ख्याल। वो कल भी नवाज शरीफ साहब को जो है वो नॉट गिल्टी तस्वुर करता था, वो आज भी उनको नॉट गिल्टी तस्वुर करता है। मैं या आसमा शराजी साहबा जितना मर्जी उनको समझाएं कि जनाब सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा ढीला हो गया है नवाज शरीफ साहब के लिए और उनके ऊपर मरात और नवाजिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उनका मुखालिफ वोटर है वो भी अगर पहले नवाज शरीफ साहब को करप्ट समझता था तो आज इन जमानतों के बाद, अपीलों की मंजूरी के बाद भी उन्हें करप्ट ही समझेगा। लेकिन हकीकत तो यह है कि इसका कंपैरिजन जरूर किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जिस किस्म की नवाजिशात हो रही है उसका कंपैरिजन इमरान खान साहब के तमाम केसेस के साथ इस वक्त जरूर किया जाएगा कि आखिर क्या उनको भी वही लिवरेज मिल रही है या नहीं मिल रही। गो के वो बेशक कानून के मुताबिक ही चल रहे हो, लेकिन ऑटोमेटिक एक कंपैरिजन आएगा और सिर्फ इमरान खान साहब के साथ नहीं बल्कि एक आम पाकिस्तानी शहरी के साथ भी एक कंपैरिजन आएगा कि क्या उसकी अपीलें इतनी जल्दी लगती हैं, क्या उसके लिए बेंच इतनी जल्दी बनते हैं, क्या उसके लिए बायोमेट्रिक का निजाम एयरपोर्ट पे आता है या नहीं आता। हकीकत यह है कि नहीं आता, लेकिन एक ये भी फैक्ट है कि आज एक आम पाकिस्तानी का जो एतबार है इस पूरे निजाम से उठता जा रहा है कि मेरे लिए इंसाफ इतनी तेजी से हरकत नहीं करता, लेकिन अगर कोई मंजूर नजर हो और अगर उसकी कागजात के बजाय उसके ताल्लुकात ठीक हो तो फिर यह निजाम जो है उसके सामने बिछ जाएगा, मुझे फिर भी इंसाफ नहीं मिलेगा।
और आसमा आपको लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म मामला है, क्योंकि ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब का एक साल मसला रहा है रॉन्ग साइड पर होने का। इस वक्त इमरान खान बहुत एक्सट्रीम रॉन्ग साइड पर चले गए हैं, इसलिए उन्हें रिलीफ मिल रहा है, या आपको लगता है कोई परमानेंट इन्होंने अपने मामला ठीक कर लिए हैं और जिसकी वजह से नून लीग को लग रहा है कि नहीं अब हमारे नहीं मामला ख़राब होंगे क्योंकि इमरान खान के मामला बड़े ख़राब हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है दोनों के लिए, एक इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए भी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो भी 9 मई का परसेप्शन बना या जो कुछ भी हुआ, मैं ये नहीं कहती उसमें इन्वॉल्व थे नहीं थे, लेकिन जो शवाहिद हैं उसकी बुनियाद के ऊपर उनकी जमात को सियासी तौर पर बहुत नुकसान पहुँचा है और इसका फ़ायदा किसी न किसी को उठाना था। और ज़ाहिर है कि उसका फ़ायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उठा रही है, शायद इस बुनियाद के ऊपर भी कि वो ये समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई थी, वो ये समझते हैं कि उनको जो है वो अदलिया के ज़रिए से उनको जो सियासत से आउट किया गया था या नवाज शरीफ साहब को बाहर किया गया था, इस दौड़ से बाहर किया गया था। ये सब शवायद तो मैंने और आपने सबने मंसूर ने देखे ही हैं जो पाकिस्तान की सियासत में गुज़िश्ता 10 बरस के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर हुआ। लेकिन जो असल कंपैरिजन है ना, वो कंपैरिजन ये है कि अगर सीखना है या जो चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को अब ये देखना पड़ेगा और देखना है कि चीज़ें प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने से चीज़ें नहीं बदलेंगी। अलबत्ता जो पुराने लोग उनको लगता ऐसे है कि पुराने लोग जो है वो शायद तशद्दुद के ऊपर नहीं हैं, या 9 मई जो है उसने एक नया सबक पाकिस्तान के सियासतदानों को और इस्टेब्लिशमेंट को सिखाया है। इसके बीच में मैं पुरुमीद हूँ शाहजेब के एक रास्ता निकलेगा। अगर इस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही थी 9 मई से पहले कि उनको मुदाखलत नहीं करनी सियासत के अंदर, और ये मुदाखलत उनको अनडू करने के लिए करना पड़ रही है और वो ये चाहते हैं कि ये पहिया घुमा के वापस 2017 के ऊपर लाया जाए, तो उसके लिए फिर उनको ये साबित भी करना पड़ेगा कि ये मुदाखलत किसी भी सूरत उनकी जो है वो दुरुस्त नहीं होगी। मैं आज की जो डेवलपमेंट है जिसमें मौलाना फजल रहमान से 2 मुलाकातें हुई हैं, एक मुलाकात हुई है असद कैसर साहब की और अली मोहम्मद खान साहब की, मैं उस पर भी बड़ी पुरुमीद हूँ। लेकिन सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब जो कि 6 मई की तारीख तक सियासतदानों के साथ सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बात कर रहे थे, क्या वो दोबारा बात करने के लिए तैयार होंगे? क्या वो एहसास नदामत ज़रूर रखेंगे कि वो मौलाना को किन अलकाब से पुकारते थे? क्या वो ये ज़रूर सोचेंगे कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को वो किस किस्म के अलकाबात देते थे? क्या वो ये नहीं कहते थे कि चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा? तो मेरा ख्याल है उनको भी कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर आना पड़ेगा कि कहीं कोई एहसास नदामत हो, कहीं कोई पछतावा हो, तो फिर बात आगे बढ़नी चाहिए। और इसके बगैर डायलॉग या बातचीत या मफाहमत मुझे लगता है कि कोई कारगर साबित होगी। लेकिन बहरहाल पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ना है और बढ़ना चाहिए। मगर मंसूर, हमने देखा है कि ज़ाहिर एक तरफ ये खबर आती है कि किसी भी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट को अप्रोच करने की तरीके इंसाफ कोशिश कर रही है, मैंडेट है इमरान खान का पार्टी को कि जी ये काम किया जाए, मगर फिर नज़र आता है कि खान साहब से ही एसोसिएटेड स्टेटमेंट्स आते हैं जब लॉयर्स उनके मिलके आते हैं कि जी ये तो लंदन प्लान है, एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद की बातें होती हैं, वो वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। आपको लगता है कोई दरमियान का रास्ता, डायलॉग की कोशिश भी और फिर साथ में अटैक भी से निकाल पाएंगे इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब, या बड़ी कम उम्मीदें नज़र आती हैं? देखिए, मेरे ख्याल में फिलहाल तो काफ़ी उम्मीदें कम नज़र आती हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी। इसकी वजह यह है कि मेरे ख्याल में वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट बिटवीन नून लीग एंड एस्टैब्लिशमेंट, और उसके साथ ही जो है वो दोबारा इमरान खान साहब की एंट्री हो सकती है। अब वो इंसिडेंट कब होता है? वो इलेक्शन से पहले होता है, इलेक्शन के बाद होता है, आज से 1 साल के बाद होता है, 2 साल के बाद होता है। लेकिन मेरा ख्याल में पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो म्यूजिकल चेयर्स का सिलसिला है ये ना रुकने वाला है। ये सिलसिला इसी तरह चलेगा, ये निज़ाम इसी तरह चलेगा, किसी की भी हुकूमत आ जाए। इससे पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं बिल्कुल दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे, तैयार थे कि बताइए मुझे अगली डील जो है कब मिलती है। और उसके बाद जारी बात है वो मौका आ गया। हमने जब देखा कि DGISI की जब तैनाती होनी थी तब तक मामला जो है वो इमरान खान साहब के हाथ से निकल चुके थे। अब यहां पे भी चाहे हम कितना ही समझ लें कि आज नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सेम पेज के ऊपर हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि शायद एक कोई ऐसा इंसिडेंट होगा। शायद कुछ लोग साल की बात करते हैं, कुछ लोग 1.5 साल की बात करते हैं, कुछ 2 की बात करते हैं। फैसल वाडा साहब समझते हैं अगली हुकूमत जो है वो 16 महीने 18 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। तो ये सिलसिला तो चलेगा। और अगर कोई ये समझता है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और कभी आपको उनका नामो निशान नहीं नजर आएगा, मेरा नहीं ख्याल ये मुमकिन होगा। और ना मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट भी ये नहीं करना चाहेगी कि हमेशा के लिए जो है इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए, सियासी जमात को काम ना करने दिया जाए। कल को किसी वक्त भी जो है उनकी दोबारा जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि उनका एक वोट बैंक है, चाहे वो किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़ा वोट बैंक है उसका पाकिस्तान में। और एस्टैब्लिशमेंट हो या कोई भी स्टेक होल्डर्स हो, उनको हमेशा इस बात का एहसास रहता है।
बहुत शुक्रिया। तज़किया नाज़रीन आपने सुना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम खबर है, उसके हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। पिछले 20 दिन से गजा के गिर्द इजरायली फोर्सेस का मुहासरा है। 3 लाख इजरायली फौजी गजा की सरहद पर तैनात है और इस हवाले से कल रात को एक अहम पेशरफ्त हुई। इजरायली फोर्सेस ने दावा किया कि उसका एक बड़ा दस्ता टैंकों और जदीद हथियारों के साथ गजा के अंदर दाखिल हो गया, हमास और उसके ठिकानों को नुकसान पहुंचाया और फिर रेड मुकम्मल करके वापस इसराइल आ गया। इसराइली दिफाई अफवाज और मीडिया इस रेड को 7 अक्टूबर के बाद की सबसे बड़ी ज़मीनी कार्रवाई करार दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस ऑपरेशन के बाद गजा में होने वाले नुकसानात की तफसीलात सामने नहीं आई हैं। ताहम खुद इसराइली आर्मी ने इस कार्रवाई की ड्रोन फुटेज जारी की है, जिसमें टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले को देखा जा सकता है। इसराइली आर्मी के बयान के मुताबिक उसने कल रात को एक महदूद ज़मीनी कार्रवाई करते हुए अपनी इन्फेंट्री और टैंक्स को गजा के शुमाली हिस्से में भेजा, जहां इसराइली फौजियों ने दहशतगर्दों, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल लॉन्च किए जाने की पोजीशनों को निशाना बनाया, जिसके बाद इसराइली फौजी गजा से वापस आ गए। इसराइली फोर्सेस के बयान के मुताबिक ये ऑपरेशन सरहद के करीब 1 किलोमीटर के इलाके में किया गया, जो कुछ घंटे तक जारी रहा और इसमें किसी इसराइली फौजी को नुकसान नहीं पहुंचा। बयान के मुताबिक इसराइली फोर्सेस का ये रेड जंग के अगले मराहिल की तैयारी का हिस्सा था, जिसमें ग्राउंड ऑपरेशन भी शामिल है। इसराइली फोर्सेस और मीडिया का दावा है कि गजा के बॉर्डर पर तैनात इसराइली फौजी 7 अक्टूबर के बाद से ही गजा के अंदर सरहद के करीब महदूद ऑपरेशन करते रहे हैं, लेकिन कल रात को सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया। ये सूरत हाल वाज़ेह कर रही है कि इसराइल गजा में हर सूरत में ज़मीनी हमला करना चाहता है, लेकिन उसे यह खदशा भी है कि ज़मीनी हमले की सूरत में खुद इसराइली फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए फिलहाल महदूद ऑपरेशन करने का दावा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ के सख्त बयान के बाद आज फिर तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन ने अनकरा में खिताब करते हुए कहा कि इसराइली हमले सेल्फ डिफेंस की हदें पार कर चुके हैं। मगरबी ममालिक इसराइल को गैर मशरूत सपोर्ट फराम कर रहे हैं। किसी को ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि गजा में जारी इस तशद्दुद पर तुर्की खामोश रहेगा, जिसमें 7,000 लोग मारे गए हैं। गजा पर और कितने बॉम्ब गिरेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल कोई कदम उठाए। इसके अलावा रूस भी इसराइल के मुखालिफ ब्लॉक में शामिल है। आज हैरानकुन तौर पर हमास का एक वफ़द रूस के दौरे पर मॉस्को पहुंचा है और ईरान के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा के भी मॉस्को में होने की इतलात आ रही हैं, जबकि आज ही रूसी सदर पुतिन ने खदशा जाहिर किया है कि इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा मशरिक़ वुस्ता से भी आगे फैल सकता है। इसके अलावा रूस इन तमाम इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर चुका है कि ईरान हमास के हमलों के पीछे था। खुद अमरीका ने भी अब तक बराह रास्त ईरान पर इल्ज़ाम नहीं लगाया है, लेकिन इसराइली हुकूमत और अमरीकी मीडिया मुसलसल ईरान पर उंगलियां उठा रहे हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल पर हमले से चंद हफ्ते पहले सैकड़ों फ़लस्तीनी जंगजुओं ने ईरान में खुसूसी जंगी तरबियत हासिल की थी। गुज़िश्ता महीने हमास और फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद के 500 अफराद ने ईरानी पासदारान इनकलाब से ट्रेनिंग हासिल की थी। ईरान 7 अक्टूबर के हमास के हमलों से मुतालिक इल्ज़ामात को मुसलसल मुस्तरद करता आया है, मगर इस तनाज़े की वजह से दुनिया में तनाव बढ़ता जा रहा है और ये सूरत हाल अक़वाम मुत्तहिदा में भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। कल इस तनाज़े से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मज़ीद 2 करारदादें पेश की गईं, लेकिन दोनों ही वीटो कर दी गईं और कोई नतीजा नहीं निकला। यूँ फौरी सीज़ फायर का इम्कान नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए इसराइल ने गजा पर फ़िज़ाई बमबारी जारी रखी हुई है, जिसमें हज़ारों आम शहरियों के साथ साथ कई सहाफ़ी और उनके अहल खाना भी शहीद हो चुके हैं। कल अल जज़ीरा के गजा के ब्यूरो चीफ को अपनी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक तरीन दिन देखना पड़ा और एक लम्हे में उनका पूरा ख़ानदान उजड़ गया। जनूबी गजा में इसराइली बमबारी से अल जज़ीरा के ब्यूरो चीफ की अहलिया, उनका 15 साल का बेटा, 7 साल की बेटी और पोता शहीद हो गए, जबकि उनके ख़ानदान के 8 दीगर अफराद भी इस हमले में शहीद हो गए। उनका कहना था कि जो कुछ हुआ है वो वाज़ेह है, ये बच्चों, ख़वातीन और सिविलियंस पर हमलों की एक सीरीज़ है। मैं एक और इलाके में इसी तरह के हमले से मुताल्लिक रिपोर्टिंग कर रहा था और इस दौरान इसराइल ने वहाँ हमला कर दिया जहाँ मेरे घर वाले भी रह रहे थे। इसके अलावा अल जज़ीरा ही के मुताबिक 7 अक्टूबर से लेकर अब तक गजा में इसराइली बमबारी से 7,000 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 3,000 बच्चे हैं। इसराइली बमबारी से गजा में तकरीबन 14 लाख अफराद बेघर हो गए हैं, 2 लाख घर मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए हैं और 219 तालीमी इदारों को भी निशाना बनाया गया है। गजा में जो तबाहाली है उसका अंदाज़ा सैटेलाइट तस्वीर से भी लगाया जा सकता है। CNN ने कुछ मकामात का तस्वीरी मवाजना किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो इलाका 7 अक्टूबर से पहले कैसा था और अब इसराइली बमबारी के बाद क्या हाल हो गया है। इन तस्वीर में वाज़ेह नज़र आ रहा है कि रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो चुका है। दूसरी तरफ हमास ने बयान जारी किया है कि इसराइली हमलों से अब तक 50 यरगमाली भी मारे जा चुके हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।